जूली बहू, ओ जूली बहू, शगुन की हल्दी पीस गई हो तो जल्दी से ले आ, मुहूर्त निकला जा रहा है। काफी देर तक जब घर की बड़ी बहू जूही हल्दी लेकर बाहर नहीं आती तो तुलसी देखने के लिए अंदर आ जाती है, जहां जूही सजने धजने में लगी हुई थी। तुम हंसने परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जुदा, सौंदर्य साबुन निरमा, ब्यूटी सौंदर्य साबुन निरमा। हाय जूही, कितनी सुंदर लग रही है तू। भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है मुझे। कोई भी मेरी ब्यूटी को देखकर कह ही नहीं सकता कि मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। एकदम संतूर साबुन की एड वाली मम्मी दिखती हूँ। अपनी बहू को खुद इस तरह तारीफ करते देखकर सास तुलसी बोलती है, बहू अपने मुंह से खुद अपनी तारीफ करके क्यों तू अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती रहती है। वहां आंगन में पूरे मोहल्ले की औरतें हल्दी लगाने के लिए जुट गई हैं और तू यहाँ जुल्फे सवार रही है, हल्दी भी नहीं पीसा। तभी जूही नखरीले स्वभाव में बोलती है, क्या सासू माँ, आपको मेरी थोड़ी सी खुशी भी देखी नहीं जाती। एक तो आप मेरे इकलौते देवर जी की शादी करवाने जा रही हैं और मुझे एक नई साड़ी भी नहीं दिलाई, और ना तो एक और कमरा तैयार करवाया। देवरानी को भी इस एक कमरे वाले ससुराल में ला रही हैं। कैसे गुजारा करेंगे? जूही बहू, तू सब कुछ अच्छे से देख रही है कि तेरे पति और देवर की इतनी कमाई धमाई नहीं है कि नया कमरा तैयार करवा सकें, और रहने वाला किसी भी हालत में रह लेता है। अब हल्दी पीस दे, इसके बाद भी बतेरे काम बचे हैं। लड्डू बनाने हैं, बारात भी टाइम से निकालनी है। जी माँ जी। तुलसी और श्यामनाथ के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा अरविंद और छोटा बेटा पवन। दोनों भाई एक जूता चप्पल बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं, इसलिए उनकी तनख्वाह कम है, जिसमें घर चलाने के बाद पैसा नहीं बचता है। इसलिए सालों से पूरा परिवार एक कमरे के अंदर रह रहा है, जिसमें अभी कुल मिलाकर 6 लोग रह रहे थे। खाना पीना सोना सब उस एक कमरे के अंदर ही करने में काफी दिक्कत परेशानी रहती है। दिन गुजर जाता है और बारात निकलने की शुभ घड़ी आ जाती है, जहां सास को बेड पर गुलाब बिछाते हुए देखकर जूही किलस कर पूछती है, माँ जी, आप मेरे पलंग में इतने फूल क्यों बिछा रही हैं? ये मेरे लिए है ना माँ जी? बड़ी बहू, तू चेहरे की पुताई के अलावा कभी भेजे की भी सफाई कर ले, क्योंकि तेरे दिमाग में गोबर भर गया है। ये सेज मैं तेरे देवर देवरानी के लिए लगा रही हूँ। आज तू हमारे साथ नीचे सो जाना और तेरे देवर देवरानी ऊपर सो जाएंगे। नीचे सोने की बात सुनकर जेठानी का चेहरा गुस्से में टमाटर के जैसे लाल हो जाता है। ये सही है, सासू माँ तो देवरानी के आते ही मुझे दूध में से मक्खी के जैसे निकाल कर फेंकना चाह रही हैं, मगर मैं भी चूली हूँ, कच्ची गोलियां नहीं खेली। ऊपर तो मैं ही सोऊंगी, और वो भी किसी भी हालत में। तभी घर के मुखिया ससुर श्याम अंदर आते हैं। अरे क्या कर रही हो तुम? सास बहू कमरे के अंदर चलो, बारात जा रही है। दादू दादू, मैं चाचू के साथ घोड़ी पर बैठूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी पोती। अरविंद, ले जा परी को बिठा दे पवन के साथ। जी बाबूजी। कुछ देर में बारात नाचते गाते हुए धूमधाम के साथ लड़की वालों के द्वार पर पहुंचती है। विधि विधान से सपना पवन की शादी हो जाती है और अब देवरानी भी एक कमरे वाले ससुराल का हिस्सा बन जाती है और सास आरती उतार कर स्वागत करती है। आओ छोटी दुल्हन, तुम्हारे अपने ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। जी धन्यवाद माँ जी। पूरा परिवार एक कमरे में उपस्थित हो जाता है और कमरे में कम जगह के चलते सब शर्माते लजाते हुए खड़े होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी बच्ची बोलती है, मम्मी दादी, सब लोग खड़े क्यों हैं? वही तो। नहीं दुल्हन, तुम और पवन जाकर आराम करो, तुम्हारा बिस्तर ऊपर लगा दिया है। पर मम्मी जी, पापा जी, केवल हम दोनों ऊपर सोए और आप सब कोई नीचे, अच्छा थोड़ी लगता है। बहू, आज की रात तुम दोनों के जीवन के लिए खास है। तुम दोनों अकेले में वक्त बिताओगे, तभी तो मुझको पोते का मुंह देखने को मिलेगा। ये सुनकर देवरानी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। दोनों पलंग के ऊपर सो जाते हैं और जेठ जेठानी ससुर बच्ची जमीन में नीचे सोते हैं। तभी देवरानी लाइट बुझा देती है तो जेठानी कुड़ते हुए बोलती है, ये देवरानी की नानी ऊपर में फैल कर सोई है और मैं भला इस चुभन वाली चटाई पर क्यों सोऊं? कितनी चंट है, फट से बत्ती बुझा दी इसने। इससे पहले कि इनका मीटर चालू हो, इन्हें तो मैं मजा चखाती हूँ। हाँ। तभी जेठानी नाटक रच देती है और दर्द का बहाना करके चिल्लाने लगती है, ओई माँ, मेरी मैया, मेरी कमर, ओहो। ये तो भाभी की आवाज है। पूरा ससुराल जाग जाता है और देवरानी बत्ती जलाती है। जेठानी जी, आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ देवरानी, मुझे नीचे सोने की आदत नहीं है ना,
लगता है कमर में लचक आ गई है। कोई नहीं भाभी, आप ऊपर सो जाइए, मैं और पवन जी नीचे सो जाएंगे। हाय देवरानी, तुम कितनी अच्छी हो। जिठानी अपनी चाल से कमरे का ऊपर वाला हिस्सा हथिया लेती है। देवरानी की रात सुहागरात मनाए बिना सूखी सूखी गुजर गई। अगली सुबह वह उठकर संस्कारी बहू की तरह तड़के 4-5 बजे उठकर सब काम करके पहली रसोई में स्वादिष्ट पकवान बनाती है। भाई वाह, नई दुल्हन, क्या लजीज पकवान बनाए हैं तुमने तो दिल जीत लिया। सच में सपना बहू, गजब के पकवान बनाए हैं, खाकर दिल खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी बाबूजी। कुछ टाइम में दिन गुजर जाने के बाद रात ढल जाती है। सपना सबको खाना खिलाती है, मगर चंट जेठानी फिर से चालाकी दिखाती है। परी बेटी, जल्दी से खा लो, फिर सोने चलेंगे, नहीं तो नीचे सोना पड़ेगा। ठीक है मम्मी। आलसी भुक्कड़ जेठानी फुल पेट खाकर पलंग पर पांव पसार कर सो जाती है। और आज भी बेचारी देवरानी के हिस्से में नीचे की जमीन आती है। ऐसे ही 1-2 सप्ताह तक सिलसिला जारी रहता है। तब सास और देवरानी को जेठानी का चिड़पना दिखने लगता है। ये देवरानी तो कमरे का ऊपर वाला हिस्सा डेली डेली खुद छेक लेती हैं और मैं नीचे परेशान होती हूँ। ऐसे तो कभी भी हमारी फैमिली नहीं बन पाएगी। सपना बहू, मैं तेरे दिल का हाल समझती हूँ, इसीलिए मैंने तेरे लिए पर्दा बनाया है। तू इसको दीवार के दूसरी साइड लगा ले अपने लिए। और फिर पर्दे के सहारे ही सही, देवरानी को अलग प्रिवेसी वाला पोषण मिल जाता है। गुजरते महीनों के साथ देवरानी प्रेग्नेंट हो जाती है, मगर 4-5वां महीना लगते ही उसे नीचे परेशानी होने लगती है। तो जेठानी से वो बोलती है, जेठानी जी आप तो देख रही हैं, मैं गर्भवती हूँ, मुझे महीने चढ़े हुए हैं, मुझे नीचे नींद नहीं आती, कुछ दिन आप नीचे मैनेज कर लो। इस पर जलनखोर जेठानी झगड़ते हुए बोलती है, वाह जी वाह, मैं क्यों अपना पलंग छोड़ू। हाँ ना बाबा, ये कमरे के नीचे का हिस्सा तुमको मुबारक हो। ये सुनकर देवरानी के सबर का बांध भी टूट गया। फिर क्या था, वो भी झगड़ पड़ी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं जेठानी कि तुम मेरे सर पर चढ़कर नाचोगी। हमारे एक कमरे के ससुराल में मैंने ही नीचे सोने का ठेका नहीं लिया, मुझे भी ऊपर सोना है। मेरी शादी में ये तय थोड़ी हुआ था कि ऊपर जेठानी नीचे देवरानी। चलो खिसको। देवरानी जिद पर अड़ गई। तब जेठानी मजाक मजाक में बोल पड़ी, मैं 1 इंच भी नहीं खिसकने वाली। ऐसा करो, तुम सबसे ऊपर बने छज्जे पर चढ़ जाओ, इससे अच्छा फर्स्ट क्लास वाली जगह नहीं मिलेगी। देवरानी भी जीना लगाकर टाट पर चढ़ जाती है, लेकिन उसकी गर्भवती की स्थिति देखकर सास बोलती है, अरे छोटी बहू बावली हो गई है क्या? तेरे पेट में इस घर का चिराग पल रहा है और तू टाट पर चढ़ गई। नीचे उतरा, आजा मेरा बच्चा, शाबाश। तभी देवरानी दुख से रोने लगी। नहीं माँ जी, मैं यहीं सोऊंगी। अरे बहुरिया, ऐसे जिद करना ठीक बात नहीं। अगर गलती से ऊपर से नीचे गिर गई तो लेने के देने हो जाएंगे। सास ससुर के समझाने पर देवरानी दोबारा नीचे की जगह पकड़ लेती है, मगर रात भर मच्छर उसे खूब काटते हैं। तो वहीं जेठानी, उसकी बेटी और पति ऊपर मच्छरदानी लगाकर मस्त मौला सोए थे। उफ, ये मच्छर तो मेरा खून पी रहे हैं और जेठानी को देखो कैसे खर्राटे भर रही है। हाय रे मेरी फूटी तकदीर। बेचारी देवरानी रो धोकर सो जाती है। इसी तरह से 9 महीने गुजर जाते हैं और देवरानी की डिलीवरी हो जाती है। और जब वो डिस्चार्ज होकर घर आती है तो सास कहती है, बड़ी बहू चल, अब बहुत हुआ, तेरी देवरानी की डिलीवरी हुई है, उसे नीचे सुलाना ठीक नहीं, अगले 1-2 सप्ताह उसे कमरे के ऊपर रहने दे। वो भला क्यों माँ जी, जो जहाँ है अपनी जगह पर वहीं रहे। जेठानी का इतना कठोरपना देखकर देवरानी रोते हुए बोलती है, जाने दीजिए माँ जी, मैं और मेरा बच्चा नीचे ही ठीक है। अच्छा है देवरानी, तुम्हें तुम्हारी जगह और औकात याद है। सपना अपने नन्हे बच्चे को लेकर जमीन पर सो जाती है। तभी बारिश के मौसम के चलते घर में मच्छर भर जाते हैं और नीचे चींटियां भी चलने लगती है। तभी एक काला सा चींटा बच्चे के पैर में पकड़ लेता है, जिससे बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगता है। जैसे ही देवरानी देखती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हाय मेरा बच्चा, मेरा लाल, कितनी बुरी तरह से काट लिया चींटी ने इसको। तभी जेठानी की बच्ची परी बोलती है, चाची चाची मुन्नी को क्या हुआ, उसी उई हो रही है ना। मम्मी मम्मी, चाची और छोटे बाबू को ऊपर रहने दो ना प्लीज। तभी एहसान फरामोश जेठानी बेटी को डांटते हुए बोली, परी, अगर कमरे के ऊपर मैंने इनको कर दिया तो हमें इस टूटी फूटी खटारा जमीन पर सोना पड़ेगा।
कितनी मिट्टी गिरती है, तुमने देखा है ना? आप बिल्कुल भी अच्छी मम्मा नहीं हो, बस अपने बारे में सोचती हो और किसी के लिए नहीं। आप मतलबी हो मम्मा। ये सुनकर जेठानी को धक्का सा लगा और उसने शर्म से सर झुका लिया और अपनी करनी पर पछताते हुए देवरानी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो सपना, मैंने सिर्फ अपने लिए ही सोचा, तुमसे जलती रही और रौब जमाती रही। नहीं दीदी, रोइए मत, कोई बात नहीं। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ थोड़े बहुत खड़कते हैं, लेकिन अब हम दोनों प्यार से साथ साथ रहेंगे। और इसी के साथ दोनों देवरानी जेठानी के बीच सुलह हो गई। थोड़े दिनों बाद पैसे जोड़कर दोनों के पति मिलकर एक और कमरा तैयार करवाते हैं, जिससे परेशानी टल जाती है। वेल दर्शकों, आपकी भी एक ज्वाइंट फैमिली है जिन्हें एक कमरे में एडजस्ट करके रहना पड़ता है? और अगर हाँ, तो आपको कौन कौन सी परेशानी होती है, कमेंट में जरूर बताइए।